सरकार लोटा डुबेगा अब की बार, नहीं हम उड़की से खींच लेंगे कुर्सी से, डरते नहीं हम लुड़की से। आंगनबाड़ी महिलाओं ने वेतन को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने काले कपड़े पहनकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। सरकार लोटा डुबेगा अब की बार, सुन ले आयोग की सरकार लोटा डुबेगा अब की बार, नहीं हम उड़की से खींच लेंगे कुर्सी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमवती गंगवार है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की जिला मांग तो भैया पुरानी है। 5 साल से सरकार प्रताड़ित कर रही है लगातार, और हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। बार बार दिलासा दे देते हैं कि आपका वेतन कर दिया है 9,000, आपका 1,500 रुपये अब बढ़ा दिया, फिर अभी दिवाली से पहले बढ़ाया था 1,500 रुपये, फिर बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने दिया तो 1 पैसा नहीं है आज तक। इन आंगनबाड़ी महिलाओं को इतना प्रताड़ित कर दिया कि आज ये सारी महिलाएं, ज़्यादातर मेरी महिलाएं जो हैं काले कपड़े पहन के, जिसको अशुभ माना जाता है, मुख्यमंत्री जी ने इतना परेशान किया है कि काले कपड़े पहन के ये सड़कों पे निकली हैं आज बरेली की। सब आपको काले कपड़े में ही दिख रहे होंगे। इतना आक्रोश है, इतना परेशान हो चुके हैं, जबकि 50% महिलाएं बीएलओ का काम करती हैं, अपने सेंटर का काम करती हैं। मतलब कौन सी ऐसी कमी रह गई जो आप काम देते जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं, उसके बाद भी हमको कोई पाई पैसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों सौतेला व्यवहार हमारे साथ किया जाए? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि आप कम से कम जो वादा किया था वो 5 साल लगातार हमको बोलते हो गए कि आप हम अपना वादा निभाओ। आपने कहा कि एक सरकार बनने के बाद 120 दिन के अंदर हम आंगनबाड़ी की तस्वीर बदल देंगे। उन्होंने कहा 120 दिन में कमेटी गठित करके आंगनबाड़ी को सम्मानजनक जीने लायक मानदेय हम देंगे। उसके बाद में 9,000 की एक घोषणा की, उसमें भी कुछ भी नहीं दिया। बार प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी को दे कुछ भी नहीं रहे पैसा। अभी उन्होंने एक फ़ोन हमको पकड़ा दिया झुंझुना कि आप ये फ़ोन, इससे आप रिपोर्टिंग करेंगी। फ़ोन दे दिया, उसमें ना व्हाट्सएप चल रहा है, ना कोई सिम है, ना कुछ है, ना कोई रिचार्ज है। बताओ कितना खर्चा हम कहाँ से बहन करें? खुद रिचार्ज कराएं, खुद उसका सारा खर्चा उठाएं। फिर विभाग कह रहा है कि आप ग्रुप चलाइए, व्हाट्सएप ग्रुप चलाइए, उसके लिए हमें दूसरा फ़ोन चाहिए। जो उन्होंने फ़ोन दिया उसमें व्हाट्सएप चलेगा नहीं। अब इसमें पोषण ट्रैकर चलाने के लिए हम रिचार्ज कराएं, उस वाले फ़ोन में ग्रुप चलाने के लिए रिचार्ज कराएं। 5500 रुपये में कितना काम कराएंगे भाई? क्या चाहती हैं आप? सरकार से हमारी मांग है कि जो हमें मोबाइल दिया गया है उसमें तो वो रिचार्ज करा के भेजें, काम शुरू करें, ताकि हम दूसरा हमें कम से कम गुजारे लायक, जीने लायक न्यूनतम वेतन दे दें। अरे जाते जाते ही हमारे लिए कुछ कर जाएं। पूरे 5 साल में नहीं कर पाए, आज उनका अनुपूरक बजट जो मुझे लग रहा है कि आखिरी होगा, वो पेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आंगनबाड़ी की महिलाएं काले कपड़े पहन के बरेली की सड़कों पर मारी घूम रही हैं। क्यों? क्योंकि ये खाली पेट हैं, इनमें आक्रोश है, ये परेशान हैं। आप उनसे पूछिए जिनके घर में कमाने वाला नहीं है। 50% महिलाएं तो विधवा हैं। कितनी विधवाएं हैं, तलाकशुदा हैं, उनको वरीयता देते हैं, आप नौकरी देते हैं, तो उसके बाद में उनका ये हाल करते हैं 5500 रुपये में, जिसके साथ 2 बच्चे हैं और खुद है। दहेज के खातिर विवाहिता को ससुराल वालों ने घर से किया बाहर। विवाहिता ने लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। नाम है आपका? गुलजार। क्या मामला है जो यहाँ एसएसपी ऑफिस आई हैं? ससुराल वालों ने परेशान किया, मांग करते हैं 4 व्हीलर की और 4 लाख रुपए मांगते हैं। कहते हैं कि 4 लाख रुपए लेके आओ, 4 व्हीलर लाओ तभी रखेंगे। कहाँ का मामला, कौन से थाने का? सिकलोरी का, वो बिनावर थाना। क्या करते हैं पति आपके? सिलाई का काम करते हैं। कितना टाइम हो गया आपके उन्हें दहेज मांगते हुए? हो गए काफी 8-9 महीने हो गए। आपने अपनी शादी में आपके घर वालों ने कुछ दिया था नॉन दहेज में? हाँ, बुलेट दी थी और जो भी सामान मांगा वो दिया उन्हें, सब लोगों को। अच्छा, इसकी संबंधित थाने शिकायत करी थी आपने? हाँ, करी थी। यहाँ एसएसपी ऑफिस आई, क्या आश्वासन मिला अधिकारियों से? कहा कि इस पर कार्रवाई करेंगे। और महिला थाने गए थे, वहाँ पर जैसे मतलब सुलह हो गई, फिर उन लोगों ने कि हम ले जाएंगे, उसके बाद में वो लेके नहीं गए। बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण का किया पुरजोर विरोध। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। और मोदी जी रेलवे का सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करने पे तुले हुए हैं।
बैंक और रेलवे सब ज्यादा उनकी निगाह में खटक रहे हैं। और LIC तो खैर उन्होंने काफी कुछ बेचने का काम कर दिया है। साथियों, आज जो आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष तिवारी, मैं आईवॉक में यहाँ जनरल प्रेसिडेंट हूँ। और ये अधिक हड़ताल जो है निजीकरण के विरोध में हो रही है। सरकार हर चीज़ का निजीकरण करना चाह रही है, बैंकों का भी निजीकरण करना चाह रही है। हमारे 10.5 लाख जो एम्प्लॉई और अधिकारी हैं वो सब एकजुट होकर इस हड़ताल के विरोध में यहाँ पर एकजुट हुए हैं। 16 और 17 को हम लोगों की 2 दिन की हड़ताल है। और अगर नहीं सरकार मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम निजीकरण नहीं होने देंगे। ये कौन संस्था द्वारा हो रहा है? ये UFBU का द्वारा हो रहा है। ये 9 संगठनों का एक समूह है, मंच है, उनके द्वारा ये हो रहा है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस। तो आज 1 दिवसीय है या 2 दिवसीय है, 16 और 17 का। अगर सरकार नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। तो मांग क्या है आपकी? मांग हमारा निजीकरण बंद हो, निजीकरण ना हो, ये हमारी मांग है। एक ही मांग। मैं संजीव मल्होत्रा, महामंत्री बरेली ट्यून फेडरेशन। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, सरकार जो शीतकालीन सत्र में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल ला रही है, हम उसका विरोध करते हैं। हम मांग करते हैं ये बिल लाया जाए। जो राष्ट्रीयकृत बैंक है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 1.5 लाख ब्रांचेस काम कर रही हैं। इसमें 150 ट्रिलियन रुपए जमा हैं। सरकार चाहती है इस पैसे को निकाल के पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाए। हम इस कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ हैं और राष्ट्रीयकरण बचाने की हम मुहिम में लगे हुए हैं। मैं पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन जिला का मंत्री हूँ। मैं हम लोग सब यहाँ प्राइवेटाइजेशन के विरोध में उतरे हुए हैं। 1969 में 19 जुलाई को जब 5 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो इसलिए किया गया था ताकि जो भारत के लोगों की जमा पूंजी है उसको देश के विकास में लगाया जाए। अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो ये पैसा सब निजी पूंजीपतियों के पास पहुँच जाएगा और उसके बाद सरकार को हाथ फैलाने पड़ेंगे किसी भी काम के विकास के लिए, आपकी चिकित्सा के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपकी सड़कों के लिए, आपके पुलिया के लिए, आपके डिफेंस के लिए, आपके जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं उन सब के लिए आपको पूंजीपतियों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। हम सब लोग इसीलिए सड़कों पर उतरे हुए हैं कि हमारी सरकार जो हमारे देश की जमा पूंजी है उसको निजी हाथों में न सौंपे, अपने पास रखे ताकि उसका निर्णय वो खुद ले सके। सीता रसोई एवं कपड़ा बैंक ने लगाया निःशुल्क वितरण शिविर। सीता रसोई एवं कपड़ा बैंक की ओर से सिकलापुर में दिनेश नर्सिंग होम के निकट ओरिएंटल फर्नीचर हाउस के सामने निःशुल्क कपड़ा वितरण और भंडारे का आयोजन किया गया। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली मैं विजय बाटला आपके चैनल के माध्यम से बरेली की जनता से अपील करता हूं कि आपके घर में कुछ भी बेकार सामान है वो आप हमें दे दीजिए। आपका बेकार सामान किसी के बहुत काम का है। किताबें, बिस्तर, कपड़े, जूते, चप्पल, बर्तन, जो भी कुछ आपका इस्तेमाल में नहीं आ रहा है हमें दे दीजिए। हम कैंप लगाकर गरीबों में वितरण करेंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं लगभग 10,000 कपड़े का वितरण हम यहाँ पे किया है। खिलौने, कपड़े और लगभग 3,000 लोगों का भंडारा यहाँ पे खिचड़ी का चल रहा है। हमारी बस यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े, जिससे हम लोग समाज सेवा कार्य और अच्छी तरह से कर सकें। मैं सुधीर उपाध्याय सीता रसोई महानगर शाखा से। सीता रसोई कपड़ा बैंक का हमारा कपड़ा वितरण और भोजन वितरण के अलावा चाय वितरण का कार्यक्रम भी चलता है। इसके अलावा निर्धन कन्याओं की शादी के लिए भी जो सहयोग सीता रसोई से हो पाता है वो करते हैं। विवाह के लिए जो भी तय कर देंगे कन्याएं और वर पक्ष के लोग, उसमें सीता रसोई पूरा सहयोग करती है। पुस्तक वितरण का भी इसमें सहयोग है और समय समय पर गरीब मरीजों के लिए आर्थिक सहयोग भी किया गया है, जिसमें ऑपरेशन भी कराए गए हैं। जो लोग नहीं इस कार्य में सक्षम हैं उनके लिए भी सहयोग करता है सीता रसोई। संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि सीता रसोई के माध्यम से अधिक लोग जुड़ें और समाज की सेवा में आएँ। समाज में बहुत सक्षम लोग हैं, बहुत बड़े दानकर्ता हैं, वो कृपया हमारे सीता रसोई में जुड़ें और समाज की सेवा करें। क्या नाम है आपका? प्रभात किशोर अग्रवाल। क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। जी क्या कार्यक्रम है, बताइए। कार्यक्रम क्या हो रहा है? ये कार्यक्रम वस्त्र वितरण हो रहा है, भंडारा सीता रसोई की तरफ से, और महीने में 2 बार कैंप लगते हैं हम लोगों के। और कोशिश ये रहती है कि ज़रूरतमंद को खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीज़ों की सुविधा दें।
तो मकान तो हम नहीं दे सकते, लेकिन रोटी और कपड़ा ये सब ठाकुर जी करवा रहे हैं। कितने लोग का अब तक आज में बांट चुके हैं आप? ये 1.5 कुंटल खिचड़ी का भंडारा है, लगभग 3000 आदमी निपट जाएगा। कौन कौन समिति में आपकी शामिल है? समिति में 1500 लोग जुड़ गए हैं और लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। आज कौन कौन उपस्थित है आपके साथ? आज हमारे साथ बाटला जी हैं, अपने मिश्रा जी हैं, वकील साहब हैं, उपाध्याय जी हैं, अपने हमारे जालान साहब हैं। ये बड़ा परिवार बन गया है। बरेली के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बरेली के लिए यही संदेश है कि आदमी को जब मानव शरीर मिला है, ठाकुर जी ने दिया है, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए मानव सेवा के लिए। जो भी आदमी से बन सके, ज़रूरी नहीं है आदमी तन से सहयोग दे सकता है, मन से दे सकता है, और जिस पे धन है वो धन से दे सकता है, लेकिन इसमें सेवा भाव आदमी में ज़रूर होना चाहिए। बरेली महानगर कांग्रेस कमेटी ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। साथ ही मांग की गई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी को तत्काल उनके पद से हटाने की मांग की, जिसमें मुख्य रूप से अजय शुक्ला, महानगर अध्यक्ष विजय मौर्य, विजय प्रताप सिंह एडवोकेट सहित आदि लोग रहे उपस्थित। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। सुरेंद्र सोनकर। क्या आज कलेक्टर ऑफिस आए, क्या मामला है? जो केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार में अजय कुमार टेनी जो हैं गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे के द्वारा जो कृत्य कार्य जो किया गया है तुर्कनिया में, और इसमें SIT ने अपनी जांच दी है, जो उसमें बताया गया कि ये काम जानबूझ के सोची समझी एक साजिश थी, उसके तहत ये मतलब केस किया गया है वहाँ पर, और SIT की जांच में जो खुलासा हो चुका। परंतु ऐसे में उनके गृह मंत्री पद पर रहने से जांच को प्रभावित कर सकता है, सहयोग ना होने हो सकता है इसमें। ऐसे में उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो महानगर कांग्रेस कमेटी इसके लिए हर स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी, और करती आई है और करेगी। कल एक वारदात हुई थी जहाँ पत्रकार के साथ एक बदतमीजी हुई है, गाली गलौज हुई है, उसको क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया उनके द्वारा। इस प्रकार से एक महान पद पे उनके रहते हुए, एक गृह मंत्री के पद पर रहते हुए, और एक पत्रकार से इस प्रकार से बदसलूकी बहुत ही निंदनीय घटना है। तो उसमें आप क्या मतलब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, उनके खिलाफ जो भी रहना चाहिए, उनका इस्तीफा भारत सरकार को ले जाना चाहिए अपना, और प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो अपने दायित्व का पालन करते हुए उनका ले उनसे उनको उस पद से हटाएं, कि आज ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। मेरा नाम यादराम। कहाँ रहते हैं आप? रामनगर किला। थाना कौन सा लगता है? आंवला। हाल निवासी अब कहाँ पर रह रहे हैं? अब मैं विकास नगर निकट MP पब्लिक स्कूल सनैया धन सिंह बरेली। क्या समस्या है बताइए? समस्या ये है, मैंने 2014 में कृषि ऋण लिया था 65,000 रुपये मेरे पास। तो उस समय ऐसा हुआ, कृषि में हानि होने की वजह से मैं समय पर ऋण जमा नहीं कर पाया। उसके बाद 2016 में विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि 17 में सरकार बनने के उपरांत हम लघु एवं सीमांत किसानों का 1 लाख तक का ऋण माफ़ करेंगे। उसी वजह से फिर हमने लोन जमा करने की स्थिति भी नहीं थी और कर भी नहीं पाए, जबकि मेरे 6 खातेदारों के लोन माफ़ हो गए और मेरा लोन आज तक माफ़ नहीं हुआ। बैंक मैनेजर ने और लेखपाल के पास में भागते भागते परेशान हो गया, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद बैंक PNB रामनगर, हाँ, और उसके बाद बैंक मैनेजर ने मेरी विकलांग पेंशन, किसान सम्मान निधि खाते पर भी बैन लगा दिया, वो आज तक निकालने नहीं दी है। इस उपलक्ष्य में मैं सैकड़ों बार आवेदन कर चुका हूँ मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी, और बैंक के चक्कर अन्य अधिकारियों के। कम से कम मेरे पास 25-30 रजिस्ट्री कर चुका हूँ, जिनकी रसीदें मेरे पास तैयार है। एक बार लखनऊ मुख्यमंत्री के आवास पर भी गया, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी अधिकारी के पास जाते हैं, कहीं जाते हैं,
कहीं सुनवाई नहीं होती। तो सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग करना चाहते हैं, हम जैसे लोग, अन्य भी जिन कितने होंगे जिनका ऋण माफ़ नहीं हुआ है, तो हम जैसे लोगों हमारा ऋण तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर भाई हमारे पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरू जोशी है, हलवाई का कार्यकर्ता हूँ मैं। और कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ सिद्धार्थ नगर रामलीला ग्राउंड हार्डमैन के सामने, हार्डमैन के पास। थाना प्रेम नगर पड़ता है सर। क्या समस्या है जो एसएसपी ऑफिस आए? सर समस्या ये है हमारी कि हमने हलवाई का कार्य किया है। एक दिन हमने नथुलाल जी गंगवार हैं हमारे, वहाँ पर रहते हैं सिद्धार्थ नगर में ही। तो सिद्धार्थ नगर में जो रहते हैं उनके पास मैं जब पेमेंट लेने गया हूँ, सब अच्छा कार्य निपट गया। उनका खाना था 600 आदमियों का, 600 आदमी को खाना बनवाने के बाद 850 आदमियों को खाना खिलाने के बाद बहुत अच्छा कार्य निपटने के बाद में हमसे जब पैसे लेने गए तो बोले कि 70 से 80 लोगों का खाना आपको फ्री में बनाना होगा। आप बताओ क्या कह रहे हो? मैंने साहब मेरे पास समय नहीं है, मैं श्री कृष्ण मंदिर है आर्य समाज, वहाँ मैं सेवा में जा रहा हूँ सर। आपने अगर एक आध दिन पहले बता दिया होता तो मैं कार्य कर देता आपका। तो उन्होंने इस तरीके से मेरे से कहा कि बोले जाओ कल, आज नहीं कल लेना फिर पैसे जा करके, कल नहीं फिर परसों बताया। ऐसे 2 दिन मुझे ऐसे करते रहे। और करने के बाद में फिर जब मैं पैसे लेने गया हूँ तो उन्होंने अपना साइन करवा लिए उसी कागज़ पे जो हमारे लिए मेन्यू का पर्चा दिया था, और फाड़ के फेंक दिया। और पैसे 12,000 रुपये मुझे दे करके और वापस छीन लिए। 26,500 रुपये में काम तय था हमारा, जो कि 12,000 रुपये कह रहे थे। 24,000 में तय था, 24,000 में तय था। मैंने कहा सर 24,000 में नहीं था, आपने काउंटर जो है हमारे फ्रूट काउंटर उन्होंने बाद में बढ़ाया, उसके 2,000 रुपये उन्होंने उसी पर्चे में उनके बेटे ने लिख दिए थे। बोले मैं किसी बेटे उटे की बात को नहीं मानता। उन्होंने पर्चा फाड़ करके फेंक दिया और पैसे भी मेरे से 12,000 रुपये वह भी छीन लिए। और छीनने के बाद बोले जाओ जो करना है कर लो, सत्ता हमारे हाथ में है। और वो ये कार्य करते हैं, ये हैं नौकर उसमें सिंचाई विभाग में, क्या नाम है, बिलवा में नौकरी करते हैं साहब। ये समझो पावरफुल आदमी है ये। कल इनके लड़के को दरोगा जी उठा करके लेके आए, दरोगा जी से भी उन्होंने अब सब का इस्तेमाल किया था। और मुझे जेल भेज दो, मुझे हथकड़ी डाल दो, ये करिए वो करिए, बहुत ऊट पटांग करके बोले हैं। दरोगा जी भी इनसे नाराज़ हो गए थे। और फिर दरोगा जी ने मेरे को बोला कि आप भी घर जाओ और आप भी घर जाओ। मैंने साहब मेरे पैसे का क्या होगा जो मेरे पास हमारे कारीगर लोग चक्कर काट रहे हैं, इसका क्या होगा? इसका मैं साहब से मिले आप? क्या साहब ने कहा आपके साथ न्याय होगा, आप कभी चिंता ना करें, बिल्कुल अच्छा होगा आपके साथ। थाने गए थे आप? मैं सर थाने गया, थाने में सब बहुत बढ़िया हैं, अच्छे लोग हैं। मैं तो उनके लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे से कहा कि आपका काम होगा। पर मैं चौकी गया, चौकी से मेरे को वापस कर दिया गया सर कि आप लोग जाइए। बस यही कहना चाहता हूं साहब, मेरे साथ न्याय होना चाहिए बस।